हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जाइलम के बारे में पढ़ा। जाइलम के घटक की स्टडी अपन ने की। आज अपन देखते हैं कि जाइलम की जो स्थिति होती है और जाइलम के जो प्रकार होते हैं और इससे जुड़ी जो प्लांट में कंडीशन बनती है, ये सब अपन अभी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, हमने ये बात की थी कि जाइलम के 4 घटक होते हैं। इसके अलावा कई बार ये होता है कि जाइलम जो होता है वो प्राथमिक अवस्था में बनता है, छोटे आकार का होता है, और कुछ प्राथमिक अवस्था में बनता है पर वो बड़े आकार का हो जाता है पर कुछ समय के बाद। तो ऐसा जाइलम जो है इसको अपन कहते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो मैं यहां पे एक शब्द यूज करता हूं, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होता है ये प्राथमिक अवस्था में बनता है और छोटे आकार का होता है। ये प्राथमिक अवस्था में बनता है एवं छोटे आकार का होता है। ठीक है, ये होता है प्रोटोजाइलम। दूसरा होता है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम भी प्राथमिक अवस्था में ही बनता है पर ये थोड़ा सा बड़े आकार का होता है। मतलब ये अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक जाइलम और प्रोटोजाइलम जो होता है उसके बनने के बाद, और प्रोटोजाइलम जो होता है वो परिपक्व होकर मेटाजाइलम भी बना सकता है। तो प्राथमिक अवस्था में ये भी बनता है एवं बड़े आकार का होता है। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर हम कुछ सिचुएशन देखते हैं, कुछ अवस्थाएं देखते हैं। जैसे इसमें एक आता है एग्जार्च कंडीशन। एग्जार्च जिसे अपन कहते हैं बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक जो होता है, एग्जार्च कंडीशन जो होती है, इसमें प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर एवं मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। और ये जो अवस्था है ये मूल में बनती है। ये अवस्था जो है ये मूल में होती है। इसकी दूसरी कंडीशन होती है एंडार्च, जिसको अपन मध्य आदि दारुक कहते हैं। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की ओर होगा प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर होगा। और ये स्थिति जो है ये तने में देखने मिलती है।
तने में ये कंडीशन होती है। अब देखिए मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, फिर जब अपन इसकी संरचना देखेंगे, मतलब आंतरिक संरचना देखेंगे जैसे मूल की या तने की, तो वहां पे ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मैंने बनाया मूल के लिए, मतलब बाह्य आदिधारक अवस्था में बना रहा हूं। यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो है ये बाहर की ओर है, ये प्रोटोजाइलम जैसे बाहर की ओर छोटा है, जैसे जैसे ये अंदर होता जाएगा वैसे वैसे ये बड़ा आता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अंदर की तरफ बड़ा, यानी मेटाजाइलम अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ। इस तरह की अवस्था हमको दिखती है ये मूल के लिए। मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, ये है ये वाली अवस्था बाह्य आदिधारक। और एंडार्च कंडीशन यानी मध्य आदिधारक हो जाएगा इस तरह से। यहां पे प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, मेटाजाइलम बाहर की ओर है। तो ये अवस्था इस तरह की दिखती है। ये तने के केस में हम यहां पे देखते हैं। तो प्रोटोजाइलम प्राथमिक अवस्था में बनता है, छोटे आकार का होता है। मेटाजाइलम भी प्राथमिक अवस्था में बनता है, थोड़े बड़े आकार का होता है। बाह्य आदिधारक मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा, मेटाजाइलम अंदर की ओर। और इसका उल्टा एंडार्च मतलब मध्य आदिधारक, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर। अगला जटिल ऊतक स्टार्ट करते हैं, फ्लोएम। जाइलम अपन ने पूरा किया, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्लोएम। जाइलम के बारे में हमें यह पता है कि जाइलम जल का परिवहन और जल में जो आयन घुले हुए होते हैं, खनिज पदार्थ घुले हुए होते हैं, उनका परिवहन कराता है। फ्लोएम जो होता है ये भोज्य पदार्थों को अलग अलग अंगों तक लेके जाता है। ये भोज्य पदार्थों का परिवहन कराता है। अच्छा, जाइलम के बारे में कहा जाता है कि वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो दो दिशाओं में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। अब फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम के जो घटक होते हैं, जिन चीज़ों से फ्लोएम मिलकर बना होता है, यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ। देखिए, फ्लोएम के भी 4 घटक हैं। यहाँ पे मैं एक एक करके लिखता हूँ। सबसे पहला होता है चालनी नलिका, और इसी के लिए हम एक और शब्द यूज कर सकते हैं, चालनी कोशिका। चालनी नलिका या चालनी कोशिका। दूसरा आता है सहचर कोशिका। सहचर कोशिका, इसी के लिए अपन कहते हैं एल्ब्यूमिनस कोशिका। तीसरा फ्लोएम तंतु, और चौथा होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो यहां थोड़ा सा बेसिक समझिए, चालनी नलिका और सहचर कोशिका, ये शब्द हम उपयोग करते हैं एंजियोस्पर्म के लिए। मतलब ये दोनों एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पादप जो होते हैं, ये एंजियोस्पर्म के लिए यूज किए जाते हैं ये दोनों शब्द। जबकि इन्हीं दोनों के लिए कुछ दूसरे शब्द दिए जाते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म के लिए होते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म में हम चालनी कोशिका और एल्ब्यूमिनस कोशिका शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि सहचर कोशिका और चालनी नलिका का। इसके अलावा ये जो चालनी नलिका होती है और सहचर कोशिका होती है, इनका उत्पत्ति स्थल जो होता है वो एक ही होता है, इसीलिए इन दोनों को सिस्टर कोशिका कहते हैं।
ये दोनों सिस्टर कोशिका कहलाती हैं क्योंकि उत्पत्ति स्थल एक ही होता है, और ऐसे यहां पे भी ये दोनों भी सिस्टर कोशिका कहलाती हैं। सिस्टर कोशिका ये दोनों कहलाती हैं, उत्पत्ति स्थल एक जैसा होता है। तो अब अपन देखते हैं एक एक घटक के बारे में, किसका क्या महत्व है और क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चालनी नलिका के बारे में। इसको अपन कहते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो कि एंजियोस्पर्म में मुख्यतः होती है, जिम्नोस्पर्म में अपन चालनी कोशिकाओं के नाम से इसको जानते हैं। देखिए इसका अगर डायग्राम देखें, क्योंकि डायग्राम पहले अपन को समझना पड़ेगा, फिर काफी सारे पॉइंट उससे क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह की हमको दिखती है। जैसे ये हो गई चालनी नलिका, और इससे लगी हुई जो कोशिका है ये होती है सहचर कोशिका। मतलब चालनी नलिका और सहचर कोशिका ये साथ में लगी होती हैं। सहचर कोशिका में जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक चालनी नलिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करके रखता है। चालनी नलिका की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला सहचर कोशिका का केंद्रक होता है, क्योंकि चालनी नलिका के पास खुद का केंद्रक नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पे छोटे छोटे गर्त होते हैं जिससे चालनी नलिका और सहचर कोशिका आपस में जुड़ी होती हैं। ये कुछ गर्त हैं, ये कुछ छिद्र हैं जिसके द्वारा ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यहां पे कुछ पट्टियों जैसी संरचना बनती है जिसे अपन कहते हैं चालनी पट्टिका, और ये भोज्य पदार्थ को जिगजैग रूप में, मतलब इस तरह के डायरेक्शन में आगे बढ़ाती जाती हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और टेरिडोफाइट होते हैं, उनमें ये जो चालनी पट्टिकाएं होती हैं वो पार्श्व भित्तियों पर होती हैं, मतलब किनारे की तरफ होती हैं। इसमें कोशिका द्रव्य होता है, सघन कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक इसमें नहीं होता। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट अपन इसमें अब लिखते हैं। यह लंबी कोशिकाएं हैं जो कि सहचर कोशिका से कोशिका से जुड़ी होती हैं। दूसरी बात, इसमें केंद्रक नहीं होता। इसकी जो गतिविधियां हैं वो सहचर कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती हैं। सहचर कोशिका के द्वारा नियंत्रित होती। सहचर कोशिका के द्वारा क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक मौजूद होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है क्योंकि ये सेल्यूलोज की होती है और कुछ मात्रा में पैक्टिन भी होता है। तो इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर इसमें भोज्य पदार्थों का परिवहन जो होता है वो पट्टिकाओं के रूप में होता है और इनको अपन कहते हैं चालनी पट्टिकाएं।
चालनी पट्टिकाओं के द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। ये चालनी नलिका जो होती है सहचर कोशिका से छिद्र के द्वारा जुड़ी होती है। चालनी नलिका सहचर कोशिका से गर्त के द्वारा जुड़ी होती है। इसमें जो चालनी पट्टिकाएं होती हैं अनावृत बीजी पादप और टेरिडोफाइट में पार्श्व भित्तियों पर होती हैं। जिम्नोस्पर्म एवं टेरिडोफाइट में पार्श्व भित्ति पर होती है। चालनी नलिकाओं में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं पी प्रोटीन। इनमें पी प्रोटीन होता है। पी प्रोटीन मतलब यहां पे पी का मतलब है फ्लोएम। और ये जो पी प्रोटीन होता है इसके दो कार्य होते हैं। ये जो पी प्रोटीन है इसके कार्य दो प्रकार के अपन यहां पे देख रहे हैं। पहला तो ये कि ये पदार्थों का परिवहन कराता है। और दूसरा, जिन पादपों में कोशिकाओं में चोट लगती है उन चोट को ये ठीक करता है। कटी फटी कोशिकाओं को ठीक करना। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक पैड होता है, एक पदार्थ होता है जिसे अपन कैलोज पैड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का बना कैलोज पैड होता है जो इसे जीवाणु संक्रमण से बचाता है। ये हो गया चालनी नलिका के बारे में। चलिए मैं इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कराता हूँ। लंबी कोशिकाएं हैं जो सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। ये साइड में बनी हुई है सहचर कोशिकाएं। इसमें केंद्रक नहीं होता। सहचर कोशिका में केंद्रक होता है और वही इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी क्रिया जो होती है सहचर कोशिका के द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। चालनी पट्टिकाओं के द्वारा भोज्य पदार्थ परिवहन होता है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में ये पार्श्व भित्ति पर होती है। चालनी नलिका सहचर कोशिका से गर्त के द्वारा जुड़ी होती है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं और पी प्रोटीन इसमें पाया जाता है। पी प्रोटीन जो होता है वो पदार्थों के परिवहन
और अगर कोई कोशिका कट गई है तो उसको ठीक करने का कार्य ये पी प्रोटीन करता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक कैलोस पैड होता है, और ये कैलोस पैड जो होता है वो जीवाणु संक्रमण से इन कोशिकाओं को बचाता है। ये अपन ने पढ़ा चालनी नलिका के बारे में। अगला हम पढ़ते हैं सहचर कोशिका के बारे में। नेक्स्ट सेकेंड हम पढ़ते हैं सहचर कोशिका, जिसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल। अब इसके बारे में अपन ने अभी तो एक पॉइंट देखा कि इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक के साथ साथ ये पेरेन्काइमा उत्तक का बना होता है। ये पेरेन्काइमा का बना होता है, केंद्रक होता है इसमें, और ये जो पदार्थ चालनी नलिका में प्रवेश करते हैं उनको अंदर आना और उनका बाहर जाना, ये सब ये नियंत्रित करता है। मतलब ये दाब प्रवणता वहां पे बनाता है। यह दाब प्रवणता बनाता है। तो ये हो गया सहचर कोशिकाओं के बारे में। ये एक्चुअली में मेन जो है ये चालनी नलिकाओं की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये उसका मेन पॉइंट है, पेरेन्काइमा का बना होता है। ये हो गया दूसरा। अच्छा, ये जिम्नोस्पर्म में इसे अपन एल्ब्यूमिनस कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। सहचर कोशिका और कंपेनियन सेल जो है ये एंजियोस्पर्म के लिए शब्द यूज किया जाता है। तीसरा आता है इसमें फ्लोएम तंतु। अब फिर से ये तंतु वाला पार्ट आ गया। तंतु वाला पार्ट आ गया मतलब इसकी भित्ति जो है, भित्ति लिग्निन की बनी होती है। जीव द्रव्य मृत होता है, तंतु भी मृत होते हैं, मतलब मृत कोशिकाएं। ये पादपों को यांत्रिक सहारा देते हैं। तो ये हो गया तंतु के बारे में। और आखिरी अपन इसमें देखते हैं, चौथा इसका जो घटक है ये है फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसमें भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा ये कुछ पदार्थों का जैसे रेजिन, श्लेष्म यानी म्यूसिलेज का संचय भी करता है। कुछ पदार्थों का संचय करता है जैसे रेसिन, म्यूसिलेज आदि। और इसके अलावा ये परिवहन का काम तो करता ही है। तो ये अपन ने सारे घटक देखे फ्लोएम के। 4 घटक हैं, चारों के बारे में अपन ने स्टडी किया। अब हम इसमें पढ़ते हैं। वैसे देखिए फ्लोएम, जैसे अपन ने जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम जो होता है प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। एक होता है प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम प्राथमिक अवस्था में बनता है, छोटे आकार का होता है। दूसरा आता है मेटाफ्लोएम।
मेटाफ्लोएम भी प्राथमिक अवस्था में बनता है, थोड़े बड़े आकार का होता है, जैसे जाइलम था वैसे ही फ्लोएम। तो ये हमारा फ्लोएम वाला पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अधिचर्मीय ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र अपन स्टार्ट करते हैं, उसमें अपन अलग अलग तरह के ऊतक तंत्र देखेंगे, जिसमें पहला आता है अधिचर्मीय ऊतक तंत्र। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऊतक तंत्र के बारे में। जिसे टिश्यू सिस्टम कहते हैं। देखिए ऊतक तंत्र अपन को 3 प्रकार का पढ़ना है, एक अधिचर्मी ऊतक तंत्र और बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र। दूसरा आता है भरण ऊतक तंत्र, जिसे हम आखिरी में पढ़ेंगे, ताकि आप जब ये पहले पढ़ लेंगे आंतरिक संरचना मूल की, तने की, जब ये सब पढ़ लेंगे तो भरण ऊतक तंत्र आपको आसानी से याद हो जाएगा। और तीसरा आता है इसमें संवहन मंडल ऊतक तंत्र। तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट है इसमें अधिचर्मीय ऊतक तंत्र, जिसे बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए थोड़ा सा मैं यहां पे एक आउटलाइन देता हूं। जैसे ये मूल है, ये तना है और ये पत्ती है। ठीक है, तो सबसे यहां पे बाहर की तरफ जो ऊतक होता है, सबसे बाहर की तरफ, इसको अपन कहते हैं अधिचर्मीय यानी बाह्य त्वचा। और यहां पे भी बाह्य त्वचा और इसमें भी बाह्य त्वचा, ऐसे। तो अपन को इसके बारे में मुख्यतः अध्ययन करना है, और इसमें हम जब पत्तियों की बात करेंगे तो वहां पे रंध्रों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू बताना यहाँ पे चाहूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे ये एक कोशिकाओं की परत, इसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। ठीक है, यहां पे जो कोशिकाएं हैं ये इस तरह से लगी हुई हैं। ये पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। ये बाह्य त्वचा है, इसको अपन कहते हैं एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा यह पेरेन्काइमा की बनी होती है। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। अंतरकोशिकीय स्थान इसमें अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। इसके अलावा ये सामान्यतः पादपों में एक परतीय होती है। परंतु कुछ पादप जैसे फाइकस यानी अंजीर, कनेर आदि में बहुपर्ती होती है। वैसे तो एक परती होती है ये, पर कुछ पादप होते हैं जैसे अंजीर, कनेर वगैरह, उसमें ये बहुपर्ती होती है। कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है।
इसकी भित्ति में सेल्यूलोज होता है और सघन कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा की बनी होती है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, एक परती होती है, जैसे अंजीर और कनेर में बहुपर्ती होती है, सेल्यूलोज होता है भित्ति में और कोशिका द्रव्य जो होता है ये सघन होता है। इसके अलावा कई ऐसी कोशिकाएं हैं इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा करके रखती हैं। ऐसी बाह्य त्वचा को, ऐसी कोशिकाओं को हम लिथोसिस्ट कहते हैं। तो यहां पे इसके आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं, कुछ कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे हम लिथोसिस्ट कहते हैं। मतलब वो कोशिकाएं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसे अपन लिथोसिस्ट कहते हैं। अब देखिए, ये एपिडर्मल जो कोशिकाएं हैं, इसमें अगर हम मूल की बात करें, मूल की, तने की और पत्तियों की, तो इसमें कुछ उपांग भी होते हैं, मतलब कुछ और भी संरचनाएं होती हैं। अच्छा, कुछ जैसे तने में और पत्तियों के ऊपर एक लिपिड की, मतलब वसा की परत होती है जिसे अपन क्यूटिकल कहते हैं। तो तने एवं पत्तियों में वसीय परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल मूल में नहीं होता। क्यूटिकल जहां पे होता है वहां पे परिवहन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, चाहे गैस का परिवहन हो चाहे परिवहन। पत्तियों में हालांकि रंध्र होते हैं तो वो उससे गैसीय परिवहन हो जाता है और जल का भी मतलब वाष्पीकरण या ये सब हो जाता है, परंतु अगर ये मूल में होता तो मूल में फिर परिवहन रुक जाता। अब देखिए, मूल में अगर मैं यहां पे बता रहा हूं, मूल की बात क्या रहेगा, तो मूल का बाह्य त्वचा अगर तंत्र देखें तो यहां पे छोटे छोटे धागे समान संरचनाएं हैं जिसे अपन कहते हैं मूल रोम। मूल रोम मतलब होता है रूट हेयर्स, इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मूल रोम जो होते हैं ये जल अवशोषण में सहायता करते हैं और ये एक कोशिकीय संरचना होते हैं। एक कोशिकीय संरचना जल अवशोषण में मदद करते हैं पादपों में। दूसरा, अगर मैं तने की बात करूं, तने में जो बाह्य त्वचा होती है उसमें भी कुछ उपांग होते हैं और इनको अपन कहते हैं ट्राइकोम। ये ट्राइकोम कहलाते हैं। ये थोड़े से नुकीले होते हैं और इनका काम मुख्यतः होता है एक तो बचाव करना और दूसरा स्त्रवण का। तो ये कुछ संरचनाएं हैं जो मूल में और तने में अलग से अपन देखते हैं। अच्छा, ट्राइकोम जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। अगर डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर आता है, तो मूल रोम जो होता है वो एक कोशिकीय होता है और ट्राइकोम जो होता है वो बहुकोशिकीय संरचना होती है। तो ये हमने अधिचर्मी ऊतक तंत्र में, अपन ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ये सारी संरचना और पार्ट देखे। मूल में किस तरह से चीजें पाई जाती हैं, तने में कैसी चीजें होती हैं, क्यूटिकल क्या होता है, ये सब अपन ने यहाँ पे स्टडी किया। अब अधिचर्मी ऊतक तंत्र में साथ साथ में यहाँ पे रंध्र भी होते हैं। रंध्र मतलब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे अपन रंध्र कहते हैं। तो रंध्र के बारे में हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।